एक तो यूजर और आ जाए, उसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस ना आज हमने समझना, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, बाकी कोई क्रिप्टो वगैरह बाकी सारी चीजें साइड पे। सबसे पहले ना आज टेक्निकल एनालिसिस क्लियर करना है कि ये होता क्या है, हम करते क्या क्या है, और ये लाइक इतना वैलिड क्यों होता है कि लाइक आपने कोई भी अगर बाइंग या सेलिंग किसी भी चीज की के रेट निकालने हैं और आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस आता हो उसका, तो कैसे लाइक ऑलमोस्ट आप 80 to 90% पिन पॉइंट कर सकते हैं उसको, प्राइसेस को बाइंग एंड सेलिंग की। चलो शुरू करने से पहले एक यार मार्केट जो है ना वो आपकी बीरिश जोन में एंटर हुई हुई है, तो हमने लॉन्ग पोजीशन जो है ना वो सारी क्लोज कर दी हुई है। सिर्फ जो हम लोग मंथली बाइंग करते हैं ना वो कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी सारी करेंसीज के ऊपर हम लोग शॉर्ट हैं इस वक्त। और फॉरसीएबल फ्यूचर मतलब अगले 20 दिन तक हमारी यही स्ट्रेटजी है कि हम लोग हर चीज के ऊपर शॉर्ट है। तो ये है इसका मार्केट का। बाकी फिलहाल मार्केट बियरिश है, लेकिन कल से ना हम लोग प्रॉपर जो है वो ट्रेडिंग, आज मैं ये टेक्निकल एनालिसिस समझा के, तो कल से ना हम लोग प्रॉपर जो है उसकी ट्रेडिंग जो है ना वो शुरू कर देंगे। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि जब आप एक फ्री मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं ना, जहां पर प्राइसेस को कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही, उस मार्केट के बायर्स और सेलर्स ही उस प्राइस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो फिर कुछ खास टेक्निकल चीजें या कुछ खास मैथमेटिकल पैटर्न्स होते हैं जिनको वो प्राइस जो है वो फॉलो करती है। ये पैटर्न्स या ये जो मैथमेटिकल ग्राफ्स होते हैं इनको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, और इनको बनाया जाता है मार्केट के बाइंग और सेलिंग के वॉल्यूम की बेस पे मेन, प्लस मार्केट साइकोलॉजी की बेस पे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये फर्ज कर लो सब्जी मंडी होती है, ठीक है। अब वहां पर आप देखेंगे जो प्राइसेस हैं वो एक खास लेवल से ऊपर नीचे नहीं जाती पूरा साल, मतलब हर चीज जो लाइक मंडी के अंदर होती है वो पूरा साल में खास लेवल के ऊपर तक जाती है और खास लेवल नीचे तक आती है। अब मंडी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे हम क्रिप्टो के अंदर व्हेल्स कहते हैं, सब कुछ होती है, लेकिन वो प्राइस जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के हिसाब से फ्लक्चुएट करती रहती है और सालों साल ही काम चलता रहता है। मतलब अगर आज से 10 साल पहले या आज से 20 साल पहले जिस तरह प्राइस फ्लक्चुएट कर रही थी उसी तरह आज फ्लक्चुएट कर रही है। अब इसी चीज को थोड़ा समझ ले मॉडर्न करके कंप्यूटर के ऊपर बना के अगर हमने चेक करना है तो उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। उसके अंदर सबसे बेसिक चीज होती है आपका ग्राफ। आपने कौन से ग्राफ को सिलेक्ट करना है। ग्राफ काफी सारे टाइप्स के होते हैं, आप उनमें से कोई भी ग्राफ जो है वो चूज कर सकते हो। दूसरी चीज होती है आपका उसको इंडिकेटर्स, ठीक है। अब ग्राफ जो है ना वो काफी सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जो कॉमन और सबसे पॉपुलर ग्राफ है वो है कैंडल लाइट ग्राफ। कैंडल लाइट ग्राफ आपको क्या करता है कि जो आपका नॉर्मल ग्राफ है ना वो तो सिर्फ आपको लाइंस देता है। लाइक आपने अगर फर्ज कर लो एक प्लॉट, एक साल के ऊपर किसी चीज की क्वांटिटी का ग्राफ प्लॉट करना है तो वो आपको सिंपल लाइन देगा। इस सेशन के दौरान ना मैं स्क्रीन स्विच करता रहूंगा मोबाइल की लैपटॉप के इसके साथ, मतलब मोबाइल की स्क्रीन स्विच करके दिखाता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना ये है हमारा नॉर्मल ग्राफ, ठीक है। ये जो है ना ये है हमारा नॉर्मल ग्राफ, मतलब जो आम ग्राफ जो हम यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं, मतलब ये उस ग्राफ की टाइप का एक ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ पे आप देख सकते हो कि आपको वैल्यूज तो नजर आ रही हैं, लेकिन अगर मैं उसका डिटेल में एनालिसिस करना चाहूँ तो वो नहीं मुझे मालूम हो सकता। लाइक अगर मैंने वैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए या कोई बिजनेस पर्पस के लिए या कोई वैसे ग्राफ वगैरह मैंने चेक करना है तो वो तो ये नॉर्मल ग्राफ से हो जाएगा,
लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस ग्राफ से मुझे काफी सारी डिटेल्स मिल जाए, वो नहीं होंगी। उसके लिए आता है हमारा कैंडल लाइट ग्राफ। मतलब ये जो कैंडल लाइट ग्राफ का पैटर्न है ना, ये जापानीज ने बनाया था और उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड ना काफी पॉपुलर हो गया। अब ये है कैंडल लाइट ग्राफ। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो आपकी होती है ड्यूरेशन होता है जो आप खुद सिलेक्ट करते हो, और दूसरा आपकी विक्स होती है, और तीसरी आपकी कैंडल होती है। अब जैसे मैंने ये 15 मिनट के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक कैंडल बन रही है ना, ये जो एक ये बन रहा है डब्बा सा, इसको मैं जूम कर लेता हूं। ये जो एक बन रही है ना, ये जो बनी हुई है, इसको कहते हैं हम कैंडल। ठीक है। अब इस कैंडल से अब नॉर्मल ग्राफ में तो एक लाइन थी, लेकिन अगर हम कैंडल पे आते हैं और उसको 15 मिनट पे सिलेक्ट करते हैं, तो ये हर 15 मिनट की एक कैंडल बनाएगा। उस 15 मिनट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी वो शो कराएगा, प्लस उस 15 मिनट की ओपनिंग और क्लोजिंग विंडो शो कराएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो करंट कैंडल चल रही है, ये ओपन हुई थी 76.65 पे, और अभी ये क्लोज हुई है 75.97 पे। ये जो नीचे वाली विक होती है ना, ये जो नीचे छोटी सी लाइन बनी होती है, ये शो कराती है कि इस ड्यूरेशन के दौरान में मिनिमम कितना गया है आपका वैल्यू, और अगर यही विक ऊपर बनी हो तो वो दिखाती है कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू ऊपर गई है इस कैंडल के दौरान। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये देखें, ये कैंडल बनी है। अब इसके ओपन अगर ग्रीन कैंडल बने तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग वैल्यू ये होती है जो नीचे वाली होती है, और क्लोजिंग वैल्यू ये होती है जो ऊपर वाली होती है। प्लस ऊपर मेंशन भी होता है ओपन किस पे हुई थी, क्लोज किस पे हुई थी, हाई वैल्यू क्या थी इस कैंडल की और लो वैल्यू क्या थी। अब ये देखें, ये कैंडल बनी है पिछली, अब ये ओपन हुई है 1829 पे, क्लोज हुई है 1831 पे। मतलब ये यहाँ पे ओपन हुई है 1829 पे और यहाँ पे क्लोज हुई है 1839 पे। ठीक है। और ये जो ऊपर ये जो विक, इसको विक कहते हैं, ये ऊपर डंडी सी बनी हुई है ऊपर और नीचे, ये आपको बताती है कि इस ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या गई और मिनिमम वैल्यू क्या गई। लाइक अगर हमने 15 मिनट की कैंडल रखी हुई है तो लास्ट 15 मिनट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, मिनिमम वैल्यू कितनी थी, ओपन कितने पे हुई और क्लोज कितने पे हुई। अब इस तरह जब हम चार्ट ग्राफ के अंदर जब हमने देखा कि जब हम इसको कैंडल लाइट्स के ऊपर लेके आते हैं ना, तो हमारे लिए उसका एनालिसिस करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी जो होती है ना, जो नॉर्मल ग्राफ होता है वो आपको देता है सिर्फ एवरेज वैल्यूज, लेकिन ये जो कैंडल लाइट ग्राफ होता है ये आपको मिनिमम, मैक्सिमम, ओपन, क्लोज, एवरेज सारी वैल्यूज देता है। तो इससे हमें ज्यादा आसानी हो जाती है जब हम फाइनेंस के अंदर डील कर रहे हैं रियल टाइम के अंदर। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज, अब मैं आ जाता हूं कि इसको हम मेन एनालिसिस कैसे करते हैं। अब देखो, इसके एनालिसिस करने के ना काफी सारे तरीके हैं। हर बंदा जो ट्रेडिंग करता है उसका अपना एक वो होता है, मतलब प्रैक्टिस होती है, अपने तरीके से ना वो उसको स्टडी करता है। हम जो और अपने इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर क्या होते हैं कि ये अब जो कैंडल्स है ना, ठीक है, इनकी बेस के ऊपर कुछ ना मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं जिनको यूज करके ना आप सर्टेन वैल्यूज निकाल लेते हैं, जो आपको बताता है कि इस शेयर का एक मतलब एक पैरेलल में एक और ग्राफ आपको देता है। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली एक पैरेलल में एक और ग्राफ होते हैं जो जो इसको भी आप जिस चीज का भी ग्राफ स्टडी कर रहे हो ना, उसकी मुख्तलिफ पैरामीटर्स को एक मैथमेटिकल फार्मूले के अंदर पुट करके एक वैल्यू निकाली जाती है और फिर उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाता है। वो जो वैल्यूज होते हैं उनको जब ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो उनको हम कहते हैं इंडिकेटर। कुछ इंडिकेटर मतलब ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर ऐसे ही होते हैं कि वो मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज करके एक पैरेलल में एक नया ग्राफ प्लॉट किया होता है जो हमें थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। मेनली काम इंडिकेटर का ये होता है कि वो हमें बताता है कि आइदर आपका ग्राफ जो है, मतलब आप कैंडल देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी क्या कहते हैं जो इक्विटी है या जो आपकी जिस सिक्योरिटी के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो वो ओवर बॉट है, ओवर सोल्ड है, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी। मतलब ये 3-4 चीजें जो है वो अपना इससे स्टडी का कैंडल कर लेते हो वेरीफाई।
लेकिन अगर आपने उसके ऊपर एक सेकंड ओपिनियन लेनी है या आपने उसको रीचेक करना है तो उसके लिए ना फिर इंडिकेटर्स यूज करते हैं। अब हर बंदा अपने अपने इंडिकेटर्स ना यूज करता है, लेकिन रेकमेंड ये करते हैं कि आप ना 1, 2 या हद 3 इंडिकेटर्स जो है वो अपने कंफर्ट लेवल के मुताबिक चूज कर लो और फिर उन्हीं इंडिकेटर्स को ना मास्टर करो। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिकेटर जो है वो आपको सही मतलब इंडिकेशन नहीं देगा। हर इंडिकेटर जो आप यूज करते हो वो आपको 70 to 80 बल्कि अप टू 90% तक सही इंडिकेशन देगा। डिपेंड करता है आप उसको रीड कैसे करते हो और आपका उसके ऊपर एक्सपीरियंस कितना है या आपकी उसके ऊपर एक्सपर्टीज कितनी है। अब हम पर्सनली जो है ना जो हम यूज करते हैं और जो हम आपको मतलब सिखाएंगे या सिखा सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ही उनके ऊपर हम वही यूज करते हैं और सो फार मतलब हम सेटिस्फाइड है उससे। मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है वो मतलब एक्यूरेट सिग्नल देते हैं और प्राइसिंग जो है वो एक्यूरेट हो जाती है उनसे। तो हम आज ना आपको वही सिखाएंगे। उनमें एक हम जो इंडिकेटर ये अगर किसी ने नोट करना है ना तो वो नोट भी कर ले, एक कैंडललाइट नोट कर ले कि हम लोग कैंडललाइट क्यों यूज करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन काम होता है ना, मेन काम प्राइसिंग होता है, ठीक है, कि हमने प्राइसिंग करनी है वो कैसे करें। एक चीज हमने लेनी है वो कितने पे लें, कब लें, एक चीज बेचनी है वो कितने पे बेचे, कब बेचे, सिंपल सा काम है, ठीक है। आप ये बगैर टेक्निकल एनालिसिस के कर सकते हो, वेल एंड गुड। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, पैसा इन्वॉल्व है, स्टेक इन्वॉल्व है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको एनालाइज करके करें और उसको थोड़ा सा मतलब ना प्रोफेशनल हो जाता है। अब जैसे जो मंडियों के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं वो भी कर तो यही चीज रहे होते हैं, प्राइसिंग कर रहे होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि उनको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर एक्सपर्ट हो जाओगे, एक आपने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी या 2 मतलब स्पेसिफिक करेंसीज जो है वही रखनी है और उनके अंदर 5-6 महीने जब ट्रेड करोगे तो आपको विदाउट एनी मतलब सिर्फ आपको ना वो प्राइस वॉचलिस्ट में प्राइस देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इसको मैंने बाय करना है या सेल करना है या क्या करना है। ना आपको ग्राफ देखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई इंडिकेटर देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन देख ले तो बेहतर होता है। अच्छा, अब एक हम कैंडललाइट क्यों यूज करते हैं ये मैंने बता दिया, दूसरा इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं ये बता दिया, तीसरा हम इंडिकेटर यूज कौन कौन से करते हैं। हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं सिर्फ 3 इंडिकेटर यूज करते हैं, बीबी बुलिंजर बैंड, दूसरा इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं MACD, तीसरा इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं RSI, बस। और वो भी सिर्फ इसलिए कि टू टेक अ सेकंड ओपिनियन ऑन जो हमें लग रहा है। तीसरा इंडिकेटर कैंडल के जो पैटर्न्स होते हैं उससे हमें अंदाजा हो जाता है। मेन जो है हम कैंडल्स को ही देखते हैं, इंडिकेटर्स को नहीं देखते। अच्छा, कैंडल्स को देखने के बाद जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ जी ये प्राइस जो है इस प्राइस के ऊपर, हाँ मैं भी रुक गया था अभी दोबारा हो गया शुरू। अच्छा, कैंडल को देखने के बाद एक दफा हमने कैंडल से प्राइसिंग कर लिया कि हाँ जी हमने देख लिया कि यार ये चीज ना इस लेवल के ऊपर बाइंग इसकी बनती है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, उसके ऊपर सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कि हाँ जी ये हमने लेवल फाइंड किया था, लेवल सिलेक्ट किया था बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। तो इंडिकेटर क्या कह रहा है कि इधर से बाइंग बनती है या नहीं बन रही, और अगर इंडिकेटर कह रहा है कि यहां से बाइंग तो बनती है लेकिन बेहतर यह है कि थोड़ा सा वेट कर लो, तो हम फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब इसको स्टडी कैसे कर रहा है मैं बताता हूँ। एक मैं ना ये जरा लाइंस को ना वो कर लूँ, हाईलाइट कर लूँ ताकि तस्वीर में नजर सी जाए। अच्छा जी, ओके हो गया ये। अब मैं दिखाता हूं। अब फर्ज कर लो कि मैं ना ट्रेड कर रहा हूं 15 मिनट की विंडो पे ईथर में, ठीक हो गया। ये मैं 15 मिनट की विंडो में ट्रेड कर रहा हूं ईथर में। अब मैंने क्या करना है, जब मैंने बाइंग करनी है जो मेरा ऑप्टिमम टारगेट है,
मेरा ऑप्टिमम टारगेट ये है कि रेड कैंडल बने और ये बुलिंजर बैंड होता है, एक ऊपर वाला बैंड है, एक नीचे वाला है, एक सेंटर वाला है। तो जब मैंने ट्रेड करनी है, मेरा टारगेट क्या है कि प्राइस जो है वो रेड कैंडल बने, नीचे वाली जो है कैंडल, उस नीचे वाली जो लाइन है बैंड की उसको कैंडल टच करे, ठीक है, उसके ऊपर सस्टेन करे, उसके बाद अगली लाइन जो है वो ग्रीन बने, अगली कैंडल जो है वो ग्रीन बने, वहां पर मैं करूंगा बाय, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने रीवेरीफाई, अब ये मैंने चूज कर लिया कि यार ये जब रेड कैंडल बनेगी बुलिंजर बैंड के नए उसको टच करेगी, नीचे वाले बैंड को टच करेगी, तो मैं बाय करूंगा। अब मैंने सेकंड ओपिनियन ये लेनी है यार कि ना यार ये ना नीचे गिरी जा रहा है, तो मुझे क्या पता कि अब ये जो लाइन है रेड ग्रीन वाली जो कैंडल बनी है ये तो 15 मिनट की कैंडल है, तो ये कैसे पता लगेगा कि अब ये ना हो कि मैं फर्ज करूं ये ग्रीन कैंडल बनी है तो मैंने यहां पर बाय कर लिया, फिर यहां पर ये यहां पर 1806 से 1814 की बनी है कैंडल बनी है, तो फर्ज कर लो मैं इसके ऊपर ना बाइंग कर लेता हूं। अब मुझे क्या पता, मैं तो ज़ाहिर है मेरी तो कोशिश होगी जैसी ग्रीन कैंडल बनेगी मैं बाय कर लूं। अब मैं ग्रीन कैंडल के चक्कर में बाइंग करता हूं, वो कैंडल फिर नीचे गिर जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा पक्का हो जाए कि ना मैं यहाँ पर बाइंग करनी ना मेरी बनती है। ठीक है, एक तो काम पूरा हो गया कि ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी है और ये पैटर्न भी यहाँ से रिवर्स होता दिख रहा है मुझे, ठीक है, और मतलब दो मेरे लेवल तो मीट हो गए बाइंग करने वाले। तो तीसरा फिर मैंने एक लेवल ये रखा है कि यार ये जो है ना मेरा MACD का लेवल है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये ऊपर जब यहां से नीचे गिरी हो ना तो ये ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को टच किया हो और उसके बाद नीचे आ गई हो, और जब ये जहां से मैं बाइंग कर रहा हूं ना वहां से ये जो ब्लू वाली लाइन है ना ये वाली, ये इसको रेड वाली लाइन को टच कर ले, कम से कम टच कर ले। बेहतर तो ये है कि उससे थोड़ा सा ऊपर आए लेकिन कम से कम टच कर ले। जैसे ये देखो, ये मैंने बाइंग का लेवल दिया था ना, अब यहां से इसको ऊपर आना चाहिए थोड़ा सा, यहां पे बाइंग बनती है, ठीक है। अब ये अगर यहां पर टच नहीं कर रही ना, नीचे ही आ रही है। अब देखो यहां पर रेड कैंडल तो बनी हुई है लेकिन ये ब्लू वाली लाइन जो है ये नीचे जा रही है। इसका मतलब है कि मुझे जो अगली ग्रीन कैंडल बनी है ना यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव साइड पे ही है। अच्छा, अब दो मेरे पास इंडिकेटर आ गए हैं कि मुझे यहां से बाइंग करनी चाहिए, एक तीसरा इंडिकेटर आ गया कि मुझे यहां से बाइंग नहीं करनी चाहिए। मैं चौथे की तरफ चला जाता हूं। ये चौथा इंडिकेटर है मेरा RSI। अब कोशिश हमारी ये होती है कि RSI की जो वैल्यू है ना बाइंग करने के दौरान वो एटलीस्ट 30 से नीचे हो। ये जैसे ये थी, यहां पर अब ये वैल्यू जो है RSI की वो 38 आ रही है। तो अब मुझे ये दो इंडिकेटर मिले हैं कि बाइंग करो और दो इंडिकेटर मिले हैं कि बाइंग ना करो। तो मैं क्या करूंगा कि मैं बाइंग नहीं करूंगा, मैं इसका वेट करूंगा। मैं वेट करूंगा जब तक RSI की वैल्यू जो है ना वो इधर से नीचे नहीं आती। यहाँ मुझे कोई और स्ट्रांग इंडिकेटर नहीं मिलता, एटलीस्ट यहाँ से 3 इंडिकेटर ही मिलते। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो बाइंग करनी थी ना 1808 वाली वो मैं नहीं कर रहा, मैं वेट करी जाऊंगा कि यार ये लाइन जो है ना इसको नीचे दोबारा क्रॉस करे फिर ऊपर की तरफ उठे। अब ये देखो ये पॉइंट है, यहाँ पर फिर वही काम हुआ है, रेड कैंडल बनी है उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनी है। मैंने फिर देखा, अब मैंने देखा RSI तो चलो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है लेकिन ये बैंड भी मुझे बाइंग की लाइन दे रहा है, रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनी है ये भी बाइंग की लाइन दे रहा है। प्लस क्या हुआ है, यहाँ पर जो ब्लू वाली लाइन थी ना उसने रिवर्स मार दिया ऊपर की तरफ। तो ये 3 इंडिकेटर मेरे पास हो गया बाइंग के। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से बाइंग कर लूंगा और बाइंग करके मैं तब तक इसको रखूंगा जब तक ये RSI मुझे शो कराता है, ये जो MACD की लाइन है ना ये मुझे पॉजिटिव शो करा रही है। जितना मैक्सिमम ये ऊपर तक जाएगी ना वहां तक भेज के, मतलब जहां मुझे लगेगा यार अब ये काफी हो गया, मतलब पिछले पैटर्न के हिसाब से, जैसे ये RSI से देखो कि पिछले रीजनेबल पैटर्न में RSI 58 पे नहीं आ रहा, तो जैसे ही RSI 58 के करीब करीब पहुंचेगा मैं यहां पर सेलिंग करके फिर बैठ जाऊंगा। अब इसके अंदर बाइंग और सेलिंग के अंदर थोड़ा सा आपका मार्जिन तो निकल जाता है, मतलब जहां पर आपने 1830 के ऊपर बाइंग करनी थी वहां पर हो सकता है आप 1840 के ऊपर बाइंग करो। लेकिन मैं वही कहता हूं कि ऑप्टिमम बाइंग लेवल कभी भी नहीं मिल सकता कि आप कहो कि मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर जाके बाइंग करूं और वहां से उठ जाए, ऐसा नहीं होता।
आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम इस चीज का रिस्क लें कि हम बाइंग करें और उसके बाद वो नीचे चली जाए, हम इस चीज का रिस्क लेते हैं कि हम बाइंग करें और वो थोड़ी वो रिवर्स मारे अपने ट्रेंड से, थोड़ा सा ऊपर जाए, और जब हमें कंफर्म हो जाए कि वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है उसके बाद हम बाइंग करें। उससे हम थोड़ा सेफ साइड के ऊपर हो जाते हैं। यहां तक अब अगर किसी ने कोई चीज पूछ दिया तो पूछो, फिर आगे मैं बताता हूं। फोर्थ वन कैंडल स्टिक के पैटर्न जो होते हैं, जो हम कैंडल स्टिक से चेक करते हैं। जैसे कैंडल स्टिक के काफी सारे पैटर्न होते हैं, वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे। जैसे एक रेड कैंडल के 3-4 रेड कैंडल्स बन रही है, गिर रहा है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो वो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। या 2-3-4 ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई, तो वो भी इंडिकेट करता है आपका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। या एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है उसका साइज जो है वो रेड कैंडल के साइज से बड़ा है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपका ट्रेंड अब ग्रीन होने जा रहा है। इसी का उलट कि अगर एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बनी है और उसका साइज ग्रीन कैंडल से बड़ा है, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि आपका ट्रेंड रिवर्स होने जा रहा है। इस तरह और काफी सारे इंडिकेटर होते हैं जो कैंडल स्टिक के पैटर्न से हम लोग देखते हैं। वो चौथा इंडिकेटर है, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स। इसके अलावा अच्छा आगे चले, फिर अगर इसके अलावा कुछ नहीं पूछना तो। ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिंग हमने किस तरह करनी है, इसका मतलब यही है कि ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है या ट्रेंड अपवर्ड है। उसके बाद जहां पर अगर 3 या 4 कैंडल्स आपकी रेड बन रही है ना, तो उसके बाद एक कैंडल आपकी लाजमी प्लस वाले साइज की बनेगी। मतलब कि उसके अंदर जो बॉडी है ना, जो कैंडल होती है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, छोटी सी होगी, और जो ऊपर और नीचे की विक्स होंगी ना, वो बड़ी होंगी। उसको हम कहते हैं स्टार कैंडल कहते हैं। सिंपल मतलब मॉर्निंग स्टार भी होता है, इवनिंग स्टार भी होता है, काफी सारे टाइप्स होती है, लेकिन सिंपल उसको स्टार ही कहते हैं। तो वो जहां पर स्टार बन रहा हो ना, वो एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि आपका जो ट्रेंड है ना, वो यहां से अब रिवर्स होने लगा है। अच्छा, अब हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है। हमने सबसे पहले, जो मैं बार बार कहता हूं, कि अपना एक कॉइन सिलेक्ट कर लो, 1 या 2 अपने बजट के हिसाब से, और फिर उन्हीं में ट्रेड करो। ठीक है, जो आपको समझ में आती है। भले डोजी कर लो, पोल्का डॉट कर लो, लेकिन वही कॉइन करो जो आपको ना समझ में आते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 1 या 2 कॉइन सिलेक्ट कर लिए। शुरू में कोशिश करो कि एक ही करो। अच्छा, उसके बाद आपने कोशिश क्या करनी है कि एक कॉइन के अंदर ही ट्रेड करो स्टार्ट में। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो भले आप 10 कॉइन लेके रख लो, उसके अंदर है रूल कि आपको मल्टीपल कॉइन्स लेने चाहिए या ऐसे है, लेकिन जो आपने ट्रेड करनी है ना, वो शुरू में कोशिश करो 1 या 2 के अंदर ही करो। इसके बाद भले बढ़ाते जाओ,
एक या दो से ज्यादा से होगी भी नहीं, उसके लिए मतलब वो बहुत हो जाता है, क्या उसे कहते हैं, हेक्टिक बहुत हो जाता है। तो अच्छा, उसके बाद आपने अपना एक टाइम सिलेक्ट कर लेना है कि इस टाइम ना मैंने डेली कम से कम 5 से 6 घंटे बैठने, 6 घंटे तो समझो मस्ट है। अब फर्ज कर लो आप शाम को, और कोशिश करो सेकंड टाइम में बैठो अमेरिकन मार्केट्स के ना पैरेलल में बैठो, मतलब शाम को 7 बजे अमेरिकन मार्केट खुलती है, रात को 2 बजे तक, तो इस विंडो के दरमियान में बैठोगे ना तो ज्यादा फायदा होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब शाम को 7 बजे जब आप बैठ गए तो पूरा 1 घंटा आपने रिलैक्स होकर ना सिर्फ चार्ट को देखना है। जितनी अच्छी कॉल हो, मतलब जितना अच्छा आपको सिग्नल मिल रहा हो, आपने बाइंग नहीं करनी। 1 घंटा बैठ के आपने सिर्फ पैटर्न्स को देखना है कि आज जो है वो ट्रेंड चल क्या रहा है, ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है, साइडवेज है, क्या है। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपने अपने लेवल निकालने हैं कि हाँ जी यार ये आज के ये सपोर्ट के लेवल्स हैं, आज ये रेजिस्टेंस के लेवल है, क्योंकि आप जब इन ट्रेडिंग करोगे तो आप 15 मिनट की विंडो पे या उससे लेस नहीं करोगे। तो ये आज के मेरे लेवल है बाइंग और सेलिंग के, आज के दिन में यहाँ की सपोर्ट आ रही है, मार्केट का ट्रेंड ये है। साथ में आपने क्या करना है कि ट्विटर अकाउंट एक खोल लो मोबाइल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर, और ट्विटर के ऊपर ना जितने भी है ना ये क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज वगैरह उनको वो कर लो, फॉलो कर लो। तो ये है कि वो आपको ना फीड के ऊपर कंटिन्यूसली ट्विटर के ऊपर ना बहुत तेजी से अपडेट्स आती हैं, आपको रियल टाइम में अपडेट्स आती रहेंगी, उसको भी साथ साथ ना स्टडी करते जाओ। उसके बाद आपने बाइंग और सेलिंग के लेवल निकालने हैं और बाइंग कर लेनी है, ठीक है। एक दफा आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपने बाइंग करनी है ना, आपका जो ऑप्टिमम लेवल है बाइंग करने का, देखो कोशिश दिन में भले एक ट्रेड हो जाए ना बहुत है, कोई मसला नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने दिन के अंदर 10 ट्रेड्स करके $100 कमा के ही उठना है। शुरू में पहले अपना हाथ सीधा करो, प्राइसिंग के ऊपर अपना हाथ उठाओ कि आपको ग्राफ सिर्फ प्राइस देख के अंदाजा हो जाए कि यार इस प्राइस के ऊपर बाय करना बनता है या नहीं बनता। उसके बाद अगली बातें होंगी। आपने पहला टारगेट ये रखना है बाइंग का कि आपका 15 मिनट की विंडो के अंदर RSI लेस देन 21 हो, 21 से कम आपका RSI हो 15 मिनट की विंडो पे। MACD की लाइन जो है वो नीचे हो, ब्लू वाली और रेड वाली लाइन ऊपर हो, और MACD वाली लाइन नीचे से उठ के रेड वाली लाइन को टच कर रही हो। तीसरी चीज, आपका जो कैंडल है वो नीचे वाले बैंड को टच कर रही हो, बुलिंजर बैंड में। चौथी चीज, आपकी रेड कैंडल के फौरन बाद ग्रीन कैंडल बन रही हो। ये 4 लेवल जब आपके मीट हो उस टाइम आपने बाइंग करनी है। आप किसी भी विंडो में इन 4 लेवल्स को फॉलो करोगे ना, आपकी ट्रेड 90% सक्सेसफुल हो जाएगी कहीं पे भी। मैं आपको ये अभी, मुझे कमेंट्स के अंदर कोई भी कॉइन, बंदे का बच्चा जो कॉइन मतलब प्रॉपर कॉइन हो, जैसे लाइट कॉइन है, इथर है, बिटकॉइन कैश है, पोल्का डॉट है या ADA है, ये इन 4-5 में से वो कॉइन मुझे बताओ, मैं आपको इन्हीं चारों इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर उसका बाइंग का लेवल बताऊंगा। जब आपका नीचे वाला बैंड कैंडल को टच कर रहा होगा, MACD नीचे से ऊपर उठ रहा होगा, RSI लेस देन 20 होगा, उस लेवल पे आप कहीं भी बाइंग कर लो, आपको 95% लॉस नहीं होगा। अगर इंट्राडे की करनी है तो 15 मिनट की विंडो पे, और अगर लॉन्ग टर्म की करनी है तो 1 डे की विंडो पे या 1 आवर की विंडो पे, ठीक है। मुझे किसी भी कॉइन की एग्जांपल दो, मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट की विंडो में भी इसका बाइंग का लेवल दिखाता हूँ हिस्टोरिकली, और उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर पॉइंट ऑफ व्यू से 1 डे की विंडो पे या 1 आवर की विंडो के ऊपर भी वही दिखाता हूं। उसको फिर आगे ना लेके चलते हैं। नहीं तो फिर रहने देते हैं। अच्छा,
ये आ जाओ आप अपने पोल्का डॉट के ऊपर, ये देखो आप, अच्छा अब आपने बाइंग करनी है। पहला लेवल आपका क्या, फर्ज करो मैं आके बैठ गया, मैं घंटे से देख रहा हूँ, पहला ये यहाँ पे था, फर्ज करो जब मैं आया हूँ। अब मैंने यहाँ पर बाइंग नहीं करनी, मैं बैठ के देख के यार ये बैंड के भी ऊपर है, मैं वेट करता हूँ। मैं 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट वेट किया। अब 45 मिनट वेट करने के बाद ना इसने यहाँ से ना टच कर लिया बैंड को, बैंड पे मैंने देख लिया। अब मैं नीचे MACD पे आया, MACD पे जब आया तो ये तो काम खराब है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ये ऊपर था MACD की ब्लू लाइन और ये कट करके नीचे जा रही है। तो यहाँ पर अब मुझे 45 मिनट हो गए थे बैठे हुए, मैं यहाँ पर तो बाई नहीं कर सकता यार, ठीक है कैंडल तो ग्रीन बन रही है, लेकिन ये यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। तो RSI MACD जो है वो तो रिवर्स, वो तो ये शो करा रहा है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। मैं वेट करूंगा, मैं वेट करता गया, मैंने आगे 1.5 घंटा और वेट किया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो मैं बात कर रहा था ना कैंडल की टाइप्स की, ये देखो ये स्टार बना हुआ है, ये देखे स्टार नजर आया कि कैंडल की बॉडी छोटी सी है और ऊपर और नीचे वाली विक्स, इनको विक्स कहते हैं हम, ये जो लाइनें होती हैं ऊपर और नीचे वाली लाइनें बड़ी और कैंडल की बॉडी छोटी सी है। अब यहाँ पे स्टार बना, साथ में मैंने ये देखा कि यहाँ पे ये काफी नीचे आ गया है MACD वाला और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये 2 इंडिकेटर मेरे पास, 3 इंडिकेटर मेरे पास बाइंग के आ गए। एक इंडिकेटर बाइंग का कौन सा आया कि BB की नीचे वाली लाइन जो है वो टच कर रही है उसको, कैंडल जो है वो BB की नीचे वाली लाइन को टच कर रही है। MACD भी रिवर्स हो रहा है, लाइक वो नीचे काफी आ गया वैसे आपके रेड वाली लाइन से। और तीसरा ये कि आपका RSI भी 39 पे आया हुआ है, मतलब ये जो लिमिट चल रही है इसकी, मतलब जो रेंज चल रही है ISI की आज के दिन के अंदर बाइंग की, वो उसके ऊपर आया हुआ है। ठीक है, यहां से मैं बाइंग कर लूंगा। ठीक है, यहां से मैंने बाइंग की। अब कोशिश करनी है सेलिंग के लिए ना, आपने MACD और RSI को नहीं देखना। सेलिंग के लिए जैसे ही कोई आपको रीजनेबल पॉइंट टच करता है ना, जैसे ही MACD की अगर आपने नीचे से बाइंग की है तो बैंड की जो दरमियान वाली लाइन है इसके ऊपर जैसे ही आप सेल कर दो। ठीक है, अब जैसे हमने ये बाइंग की थी 14.39 के ऊपर, तो ये जैसे यहां पर आया 14.7 के ऊपर, तो हम लोग इसको सेल कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा वेट करने लग जाएंगे, फिर हम यहां पर देखेंगे। अब उसके बाद से लेके यहां पर थोड़ी सी बाइंग बनती थी पिछले पैटर्न को फॉलो करते हुए, लेकिन छोटी सी बाइंग थी, मतलब हम लोग 14.3 पे बाय करते, 14.7 पे फिर सेल कर देते। उसके बाद अभी तक कोई बाइंग का लेवल नहीं आया हुआ, सिंपल। तो हम उसके बाद समझ लो कि 6-7 घंटे से बैठे आप वेट ही कर रहे हो। यहां पर अब ये साइडवेज हुआ है, यहां पर बाइंग करोगे ना तो उसका कोई ऐसा फायदा नहीं होना। यहां तो ये है कि बाय करके यहां से आप उठा के तो ये दोबारा 14.3 से यहां 14.5 के ऊपर सेल कर दो और उसके बाद बस आप वेट करो। अब ये MACD की जो लाइन है, ये देखो ये लग रहा है कि अब दोबारा नीचे आएगी। ये देखो RSI भी यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया है, तो होपफुली अगली कैंडल में या अगली 2 कैंडल्स के अंदर ना ये MACD टच करके नीचे जाएगा। तो ये MACD इसको जब टच करके नीचे चला जाएगा, RSI भी ऑलरेडी नीचे जाना शुरू हो गया हुआ है, उसके बाद जो है फिर हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। अब बताओ इसके अलावा, ये सिंपल सा रूल है, इसके अंदर सिर्फ आपने बैठना होता है थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ, और लालच नहीं करनी होती। मतलब जो एक दफा आपने लेवल निकाल लिया ना कि यार मैंने इस लेवल पे बाइंग करनी है और मैंने ये बाइंग का कंफर्म हो गया, बाइंग का तो मसला ही नहीं है, क्योंकि बाइंग में तो हमने रिस्क लेना ही नहीं है। वो तो हम लोग बल्कि जब ऊपर उठना शुरू होता है तब हम बाइंग करते हैं। मसला होता है सेलिंग का, कि हमें समझ नहीं आती यहाँ पर सेल करना है या नहीं करता। ये ना हो कि हम सेल कर रहे हैं तो वो ऊपर चला जाए, और भाई जाता है जाने दो उसको ऊपर। आपने जो लेवल निकाला हुआ ना सेलिंग का, ठीक है, उसके ऊपर आपने आंखें बंद करके सेल कर देना। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो वापस नीचे लाजमी आएगा, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इस तरह है। यहां पर इसका दूसरा हल ये है कि पार्ट्स में बाइंग करो, पार्ट्स में सेलिंग कर लो। मतलब आप आपका सेलिंग का पॉइंट आ गया है तो आप ऐसा करो कि आप 50% जो है वो सेल कर दो, और उसके बाद देखो अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकाल के देख लो, उसके ऊपर सेल कर दो। अगर नीचे आता है तो फिर जो 50% बेचा हुआ है उसको दोबारा बाय करके, तो ऊपर जब वापस इस लेवल पे जाए तो इकट्ठा 100% सेल करके दोबारा जो है उसका वेट करने लग पड़ो।
बाइंग के लेवल का। इसके अलावा बताओ, ये आपका टेक्निकल एनालिसिस यही है और कुछ नहीं है। आप अगर कुछ पूछना तो पूछ लो। यार आईसीपी टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर रहा। आईसीपी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा, नया कॉइन जब आता है तो कम से कम 2 महीने वो या 3 महीने टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करता। इसलिए तो हम नए कॉइन्स के अंदर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि वो टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करते। BNB सेंट्रलाइज्ड है। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो हमेशा नॉन सेंट्रलाइज्ड चीजों का होता है, जिनकी प्राइस जो है वो उनकी पब्लिक डिसाइड कर रही होती है। BNB, XRP ये जो है ये सेंट्रलाइज्ड कॉइन्स हैं, ये टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करते। ADA बेटर है ट्रेडिंग के लिए, बड़े कॉइन्स की निस्बत। मैंने इसकी वर्किंग की है, ADA मच बेटर है। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। इसके अलावा कुछ पूछ लो तो पूछ लो। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा आप कुछ रह गए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। अगर कुछ रह जाए तो फिर इनबॉक्स कर लेना या वैसे पूछ लेना। लेकिन अब जिसने टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा है वो एक दफा ये वीडियो देख लेना, उसके बाद अगर कोई चीज समझ नहीं हुई तो फिर जो है वो मुझसे समझ लेना, इनबॉक्स में या मैसेज करके या ग्रुप में पोस्ट कर देना, मैं फिर कमेंट्स में बता दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।